हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं BS चौहान। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम भूगोल के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, इसका अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से अगर आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा पहला पार्ट का, उससे आप देख सकते हैं और संसाधन के बारे में समझ सकते हैं। संसाधन क्या होता है बच्चों, आइए संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे साधन को हम संसाधन कहते हैं। अब चाहे जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, ऊर्जा संसाधन हो, तो सही प्रकार के संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जो साधन मनुष्य के लिए उपयोगी हों, ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं। क्योंकि बात हो रही है जल की, बात हो रही है जल की। तो जो जल है, जल संसाधन, तो जल भी मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। जल के वे स्रोत जहाँ से जल की प्राप्ति होती है, जल उपलब्ध होता है और मानव के लिए उपयोगी होता है, उसको हम जल संसाधन कहते हैं। तो जल संसाधन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे पृथ्वी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पृथ्वी है, इसके लगभग जो है 71% भाग पर क्या है बच्चों, जल है। 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर जो है स्थल है। और जो 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है, और जल होने के कारण पृथ्वी पर इसको हम जलीय गृह भी कहते हैं। कौन सा गृह कहते हैं बच्चों, जलीय गृह भी कहते हैं। पृथ्वी को जलीय गृह भी कहते हैं। और चूंकि जल का रंग नीला होता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला गृह भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, ध्यान में रखना। और जो 71% भाग पर जल है, यह जल जो है लगभग जो है इस जल का जो 71% जल है, 1/3 जल है, इस जल का लगभग 97.5% 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में या समुद्रों में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। कैसा नहीं होता बच्चों, पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि महासागरों का जल जो है वो लवणीय होता है। कैसा होता है, लवणीय होता है, जिसको हम खारा कहते हैं या नमकीन कहते हैं, जो पीने योग्य नहीं होता है, मनुष्य नहीं पी सकते हैं। और इसका जो 2.5% भाग बचता है, 2.5%, इस जल का जो 2.5% भाग बचता है, जो 97% जो था वो क्या था, खारा जल। जो 71% जो जल था, इसमें जो 97.5% जो जल है वो क्या है, लवणीय है, जो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। और इसी का लगभग जो है 2.5% भाग कैसा है, पीने योग्य है। कैसा है, पीने योग्य है, ताज़ा जल है। और इसमें भी, इस 2.5% में भी, इस 2.5% में भी, जो 2.5% है, इस 2.5% में भी इसका जो 70% भाग है,
वो ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर यानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और इसका जो 30% भाग है, इस 2.5% में से जो 70% है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है बर्फ़ों में, और जो 30% भाग है वो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है। तो यही जल हमें पीने योग्य प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत कम है। पीने योग्य जल की जो मात्रा है, ताज़े जल की जो मात्रा है, जो हमें जहाँ से प्राप्त होता है वो कम है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है या 1/3 जल है, और शेष भाग पर स्थल है। उसमें भी 97.5% भाग जल जो है वो समुद्रों महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा है। जो शेष 2.5% बचता है वो ताज़ा जल पाया जाता है, जो पीने योग्य होता है। और उसमें भी 70% भाग ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, और जो 30% है वो भूमिगत जल है, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। और यही जल हमको प्राप्त हो पाता है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब अलवणीय मतलब ताज़े पानी का ताज़ा जल जो है कम है, या बिना नमकीन या बिना खारा जल जो है बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमगत स्रोत से प्राप्त होता है। सतही मतलब पृथ्वी के ऊपर नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब भौमगत स्रोत क्या होता है? भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। जिसका जो है पुनर्भरण, जिसका लगातार जो है नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। हमारी ये वाटर लेवल जब भूमि का जल कम हो जाता है तो वर्षा ऋतु में जो है अधिक वर्षा होने से जो भूमि का जल है उसका स्तर बढ़ जाता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो भूमि का जल का स्तर जो है कम हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जल की पूर्ति किस प्रकार से होती है? जलीय चक्र के माध्यम से होती रहती है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। सारा जो जल जो है वो जलीय चक्र के माध्यम से गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। 71% भाग पर है, चले उसमें भी 97.5% जो है समुद्र में जल पाया जाता है। तो फिर जल की कमी क्यों पाई जाती है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि वर्ष 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? यानी 2025 तक अधिकांश लोग जो जल की कमी से जूझ रहे होंगे, जल संकट आ जाएगा। ऐसा अनुमान जो है विश्व के वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्ट टाइम में यहाँ से पॉइंट बन सकता है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एक प्रबंधन की आवश्यकता है। तो चूँकि पीने योग्य जल जो है वो सीमित है, इसीलिए जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता हमें होती है। और जल कहाँ कहाँ से बच्चे प्राप्त हो सकता है? जल हमें जो है झीलों से, झरनों से, पोखरों से यानी तालाबों से, और मरुधानों के आसपास से और नदियों से प्राप्त हो जाता है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी।
जैसे ही यहाँ हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आ जाता है, जहाँ वर्षा ही नहीं होती है और जल का संकट बना रहता है, तो हमें उन क्षेत्रों की याद आ जाती है। जैसे राजस्थान, हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। भाई आपने देखा होगा राजस्थान में जल की कमी है, तो राजस्थान में जल दूर दूर प्राप्त हो पाता है और जल को प्राप्त करने के लिए जो पनिहारिन जाती हैं, जो स्त्रियां महिलाएं जाती हैं जल को लेने के लिए घड़ा रखकर, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लाइनों में जो है जल प्राप्त, लाइन लगाकर जो है कतार लगाकर जल प्राप्त हो पाता है। तो ये दृश्य हमारे सामने आ जाता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है, परंतु अधिकतया जो जल की कमी है इसके अतिशोषण, यानी जल की जो कमी हो रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जल का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसका पहला कारण है अतिशोषण, यानी जल का बहुत ही शोषण किया जा रहा है, अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, बिना कार्यों में भी प्रयोग किया जा रहा है, और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण भी होते हैं, यानी कहीं पर जल अधिक है, कहीं पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण से भी जल का संकट उत्पन्न होता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता बनी रहे? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण ये हो सकता है। ये देखा वितरण का परिणाम भी हो सकता है, यानी असमान वितरण है जल का। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कृषि क्षेत्र में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है, यानी जल का अधिक शोषण किया जाएगा, जल का अधिक दोहन किया जाएगा, जल का अधिक प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर सिंचित क्षेत्र बढ़ जाता है। और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है, यानी जो शुष्क ऋतु होती है, मतलब सूखा जब आ जाता है, सूखा पड़ जाता है या वर्षा नहीं हो पाती है, तब इसके द्वारा खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जहाँ पर कृषि सिंचाई के माध्यम से की जाती है तो वहाँ पर जल का अधिक उपयोग होता है, वहाँ पर इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है ताकि जल के संकट से बचा सके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं इस चित्र में क्या बताया गया है। चित्र में बताया गया कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। इजराइल की बात हो रही है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी कमी होती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंध के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये चित्र बना हुआ देखिए बच्चों, और ये चित्र यहाँ का है। देखिए बच्चों, ये इजराइल का चित्र है। यहाँ पर कतारों में महिलाएं जो हैं पानी प्राप्त कर रही हैं, और ये देखो दूर से कश्मीर की एक चित्र है जहाँ से महिला जो है मटके में पानी ले जा रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जहाँ जल संकट है उस की ओर ध्यान देकर हम
अपने क्षेत्र में भविष्य में होने वाले जल संकट से बच सकते हैं और जल को संरक्षण करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आगे बताया है कि आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, यानी इसका भविष्य में क्या परिणाम पड़ सकता है। इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है, यानी जो वाटर लेवल है वो कम हो सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वर्तमान में तो ठीक है, लेकिन जब अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे, इसी प्रकार से जल का दोहन करते रहेंगे, क्योंकि जल की मात्रा सीमित है, स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है, तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, जिसके कारण जल का संकट हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कारण है, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। यानी आज़ादी यानी 1947 के बाद से भारत ने अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बहुत ही तेज़ी के साथ औद्योगिकरण हुआ है, मतलब उद्योगों की स्थापना हुई है और उद्योगों की स्थापना होने से वहाँ जो है लोग नगरों में रहने लगे और वहीं पर शहरों का निर्माण हो गया और शहरीकरण भी हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो शहरों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। आप जहां भी देखो बड़े बड़े शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनकी स्थापना, जिनका उद्भव तो किसी दूसरे देश में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी शाखाएं विभिन्न देशों में जाल की तरह बिछा दी हैं और इन कंपनियों का उद्देश्य मात्र लाभ कमाना होता है। क्या उद्देश्य होता है? केवल लाभ कमाना होता है। तो उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जो अलवणीय मतलब स्वच्छ जल, पीने योग्य जल पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। जो उद्योग हैं उनको अत्यधिक जल के अलावा उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। जो ऊर्जा यानी बिजली की प्राप्ति है वो सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? जल विद्युत के द्वारा, जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है, उसके द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं। ठीक है, एक और तो इनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। और यद्यपि यदि आप शहरी आवास समितियों और या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। यानी शहरों में जो है जल के साधनों का अधिक शोषण हो रहा है, अधिक निर्दयतापूर्वक उसका उपयोग हो रहा है, आवश्यकता से अधिक उसका दोहन हो रहा है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि क्या आप जानते हैं अटल भूजल योजना, इसको अटल जल कहते हैं, को 7 राज्यों, कौन कौन से, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अटल भूजल योजना क्या है? ये 7 राज्यों में लागू की गई है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों, तालुकाओं और 8,220 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित जो है किया जा रहा है। जो अटल भूजल योजना है वो 7 राज्यों के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के 8,220 ग्राम पंचायतों में जहां जल का संकट है वहां पर इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी जैसे अतिदोहित, गंभीर और अर्धगंभीर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है और अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, कि जनता को जागरूक करना है। ये बात जो है अटल जल योजना में दी गई है, जो कि ये रिपोर्ट किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय की ये रिपोर्ट है।
अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में ही आपको विचार करवाएं और अवगत कराएं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता पाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण पाई जाती है। जो जल की गुणवत्ता होती है वो खराब होने के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा था कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। जल तो है लेकिन वो जल पीने योग्य नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, रसायन निकाले जाते हैं, वो नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और जो किसान खेतों में जो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करता है, उर्वरकों का प्रयोग करता है, कीटनाशकों का उपयोग करता है, जिसके कारण जो है उसके प्रभाव से जल दूषित हो जाता है। जल पीने योग्य नहीं रह जाता है और मानव के लिए यह खतरनाक भी होता है। अगर ऐसा जल पी लेगा तो मानव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग उत्पन्न होंगे और इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जो है भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा की है। एक मिशन चलाया है, घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल पाइप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्ट टाइम में कि जो जल जीवन मिशन है, उसमें नियमित रूप से प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की उपलब्धता को बताया गया है। प्रति व्यक्ति को कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? तो हमारा जवाब होगा 55 लीटर। ठीक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। भाई समय की मांग है कि हम अपने हमारे जो जल संसाधन हैं, चूँकि सीमित मात्रा में हैं, तो उनका हम संरक्षण करें, उसको हम बचाएं और उनका उचित प्रबंधन करें। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है। जो हमारे पास संसाधन बचे हुए हैं उनका ह्रास होता जा रहा है, ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर अति गंभीर प्रभाव हो सकता है या पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। ठीक है बच्चों। अब इस जल को किस प्रकार से प्रबंध करें ताकि आने वाले संकट से हम बच सकें। तो इसके लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसा कि जल जीवन मिशन ही चलाया गया है, अटल मिशन चलाया गया है, अटल जल, और एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। बहुउद्देश्य ऐसी नदी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हैं, उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा देश का चौमुखी विकास किया जाता है और समन्वित जल संसाधन का उचित प्रबंधन किया जाता है। आइए समझते हैं हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज या रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध
जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। ये ऐतिहासिक अभिलेखों से प्राप्त होता है। नहरों का निर्माण करवाया गया था प्राचीन काल में। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो वहाँ पर विभिन्न शासकों ने किसी की सिंचाई के लिए नहरों का प्रबंध किया था, नहरों का निर्माण करवाया था, और पत्थरों और मलबों से बांध का निर्माण किया था, जलाशय बनवाए थे, झीलें बनवाए थे, आदि कार्य कराया था। इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखें। वर्तमान समय भी हम इस प्रकार के को अपना सकते हैं। और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। जो नदियों के बेसिन होते हैं वहाँ पर जो है बांधों का निर्माण किया गया है। देखो, प्राचीन भारत में जलीय आकृतियाँ या कृतियाँ, देखिए बच्चों इसको समझ लेते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले, यानी ईसवी चलने से पहले, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये प्राचीन काल की बात है बच्चों। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। अगला है कलिंग, जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत प्राप्त हुए हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब का निर्माण करवाया था। ये हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से ये प्रमाण मिलते हैं। तो इसी आधार पर भारत में आज भी जो है इस प्रकार के बांधों का निर्माण कराया गया है। देखिए बच्चों, ये एक बांध बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है। ये पूरा जल क्षेत्र है बच्चों, ये जो है जल भरा हुआ है। इस जल को ये दीवार बनाकर, यानी बांध बनाकर, ये बांध बना हुआ है, आप देख सकते हो कितना विशाल बांध है, दीवार बनी हुई है। जल को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन दीवारों में जो पाइप लगे हुए हैं उनसे जल छोड़ा जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस जल संग्रहण किया जाता है बांध बनाकर। इसके कई एक फ़ायदे हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो ये बांध का चित्र आप देख रहे हैं, ये बांध का चित्र जो है वो एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, इसका चित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हीराकुंड बांध है। कितना विशाल बांध बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब पहले समझ लेते हैं बांध क्या होते हैं। यानी बांधों के माध्यम से भी जल को संरक्षण किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है। बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। लेकिन आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन और मछली उत्पादन या पालन में भी किया जाता है। ये बांध बनाने के उद्देश्य, या यूँ कहें ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनी हुई है। कहाँ बनी है? तो यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको विशेष ध्यान देना कि सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। और ये कहाँ बनी है? ये बांध जो है पंजाब में बना हुआ है। प्रश्न बनता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो सतलज ब्यास नदी पर बनी हुई है।
इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। और हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा में पाया जाता है। और किस नदी पर बनी है? महानदी पर बनी है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो इस प्रश्न, अगर ये प्रश्न आ जाता है लघुत्तरी में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है बांधों के हमें लाभ गिनाने पड़ते हैं, लाभ लिखने पड़ते हैं। क्या लाभ है, क्या महत्व है बांधों का? उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। उनका ये पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनके बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। जो नदियां होती हैं वो टुकड़ों में बट जाती हैं। इससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब बांध बनाए जाते हैं वो नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी जा रही है बहती हुई और यहाँ पर बांध बना दिया गया है, तो नदी का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया और नदी दूसरे रास्ते से चली गई। तो यहाँ पर बांध बनाकर जो है जल को इकट्ठा किया जाता है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं का लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिसमें वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।